ऐसा तो नहीं कि उस काला बाजारी में वो भी तो शामिल नहीं है, इन आवासों के आवंटन में कहीं वो भी तो शामिल नहीं है जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा कोई सहयोग उनमें नहीं है, लेकिन जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जो स्वीकृति दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी स्वीकृति है वो भी इन घटिया कामों में शामिल है। अतरौली के अंदर वार्ड नंबर 8 के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं उनके अंदर 40% तक घोटालों के लिए पैसा जाता है, चाहे ब्लॉक से लेके किसी विभाग के देख लीजिए। 40% पैसा सरकार अपने माध्यम से उगाती है। ये उगाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जनता के विकास का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में उच्च अधिकारियों के बड़े बड़े लोगों के पेट में जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। पिछली बार विरोध किया सदन में, इस बार फिर बैठक होगी, फिर विरोध करूंगा और ठीक निर्माण की बात करूंगा। इसके लिए मैंने पत्र भी लिखे और फिर से पत्र लिखूंगा और पूरी कार्रवाई के लिए बाध्य हूं। सड़क जब तक ठीक नहीं होगी, सही निर्माण नहीं होगा, मैं इसका विरोध करता हूं। जनता का पैसा है, जनता की सेवा में लगना चाहिए। प्रतिरोध विरोध किसी का करिए, लेकिन जनता की सेवा प्रथम होनी चाहिए। यह मेरा सरकार से आग्रह है और मैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए जिला पंचायत सदस्य बना हूं। सेवा करने के जिला पंचायत जनता ने मुझे चुना है। जिले में सर्वाधिक मत मुझे दिए तो इसलिए नहीं दिए थे कि अपनी जुबान बंद करके बैठ जाऊं। मैं जब तक जनता के द्वारा चुना हुआ 5 वर्ष से भेजा हूं, 5 वर्ष आवाज बहुत तेज से उठाऊंगा। मेरे वार्ड की एक एक ईंट सरकार की है और उसकी पूर्ण सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं इस पर पालन करने की कोशिश करूंगा। इन आवासों की बात हो, चाहे गनियावली रोड की बात हो, चाहे बरला मार्ग की बात हो, मेरे वार्ड में अगर कहीं कोई काम होगा, गलत काम नहीं होने दूंगा। सरकार का कितना भी विरोध करना पड़े, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जनता की सेवा करने में प्रतिबद्ध हूं और करता रहूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जनपद अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में, जहां हमारे साथ मौजूद एक ऐसे दिग्गज नेता जिनके वार्ड की आज हम हालत को जब हमने देखा, जब हमने परखा, तो उन्हीं के संबंध में हमने कुछ सवाल जो हमारे जनता को लेकर आए कि इसकी वार्ड की जो हालत है वो ऐसी क्यों है, क्या उसके कारण है। बहुत से ऐसे सवाल थे जो आज हम करने वाले हैं। यहाँ के जो है जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र लोधी जी, उनके समक्ष हम आज अपने सवाल रखेंगे और जनता को भी रूबरू कराएंगे कि ऐसे कौन सी परेशानियां थी, ऐसे कौन से कारण थे जिसमें जो वार्ड की ऐसी हालत है, वार्ड नंबर 8 की हम आपको बता रहे हैं, ऐसी जो हालत है वो किन कारणों की बदौलत है। तो आज ज़्यादा देर न करते हुए हम रूबरू उन्हीं से सवालों का जो पिटारा खोलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हमने रोड देखा है, तो जैसा कि सर आपने जो पिछली बैठक हुई थी बोर्ड की, उसमें आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे सड़क को भी लेकर, और भी काफ़ी मुद्दे थे। और पुनः 17 तारीख को 17 फरवरी को बैठक होने वाली है, तो इस बीच में उन मुद्दों पर कितना कार्य हुआ है। सड़कों की अगर हम बात करें तो हम मड़ौली रोड से भी तक होते हुए आए हैं, तो सड़कों की इतनी अच्छी हालत लगी नहीं। तो क्या कारण रहे कि आपके इतने उस पर काम करने के बावजूद, आपने इतना उस पर सवाल किया, आपने उसे आवाज़ उठाई, उसके बावजूद सड़कों की इतनी बुरी हालत है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो जिला पंचायत चुनाव लड़ा वो जनता की आवाज़ को उठाते हुए चुनाव लड़ा और ये प्रतिज्ञा ली कि जनता की आवाज़ को अवश्य उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जनता ने मुझे विकास के लिए जिताया, लेकिन मेरे क्षेत्र की जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि मड़ौली से जाने का जो बम्बा है, उसकी मैंने जब पिछले बोर्ड की बैठक हुई थी 28 अप्रैल को 2022 में, तो मैंने घटिया निर्माण की शिकायत की। जिले के तमाम लीडरशिप वहीं पर थी, जिले के समस्त अधिकारी वहीं पर थे, तो मुझे आश्वस्त किया गया कि आपकी सड़क को ठीक बनाएंगे, लेकिन ठीक नहीं बनी। जब तक 28 अप्रैल के बाद मेरे साथ एक घटना हुई और उसके बहुत तत्काल उस सड़क का घटिया तरीके से लेपन हुआ। उस घटिया लेपन के बाद सड़क आज पूरी तरह से टूट चुकी है। 6 महीने के भीतर भी सड़क टूट गई है। ठेकेदार और उसके संबंधित अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप शायद उसी सड़क की बात कर रही हैं कि वहां से लोग फिसलते हैं और उनके चोटें लग जाती हैं, तो कोई काम नहीं हुआ। मैं सदन की फिर से बैठक आ रही है 17 फरवरी को, मैं उसमें पुनः इस बात को रखूंगा कि जनप्रतिनिधि कहने के बाद चूंकि क्षेत्र मेरे सर्कल में आता, विभाग कोई बनाए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार इतने जनता के महंगे पैसे से, जनता के खून पसीने कमाई से टैक्स वसूल करती है। जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन देश की सड़कों को, चिकित्सा को, शिक्षा को दुरुस्त करना चाहते हैं, नाम पर टैक्स वसूला जाता है, लेकिन जनता के विकास का पैसा भ्रष्टाचार के रूप में उच्च अधिकारियों के बड़े बड़े लोगों के पेट में जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। पिछली बार विरोध किया सदन में, इस बार फिर बैठक होगी, फिर विरोध करूंगा और ठीक निर्माण की बात करूंगा। इसके लिए मैंने पत्र भी लिखे और फिर से पत्र लिखूंगा और पूरी कार्रवाई के लिए बाध्य हूं। सड़क जब तक ठीक नहीं होगी, सही निर्माण नहीं होगा, मैं इसका विरोध करता हूं। तो जैसा कि सर फजलपुर जो गाजीपुर रोड है, उसके संज्ञान में हमें पता चला कि आपने अनशन किया था क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है,
तो उसके बाद आपका क्या हुआ, आप संतुष्ट हुए? उस अनशन के बाद आपको क्या मिला जो आप चाहते थे, या उस सड़क में कोई सुधार आया? देखिए, संतुष्ट हो जाते हैं, हमें कोई सरकार से दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं जनता के काम हो। जिस रोड की आप शायद बात कर रही हैं, अतरौली से जाता है, गनियावली, फजलपुर, गाजीपुर और तमाम बड़ा क्षेत्र है, सिंहपुर, राजगांव, ये सभी अतरौली के गांव हैं, इनसे जुड़ता है। वो कनेक्टिंग रोड है, अच्छा रोड है, बहुत ही व्यस्त रोड है, लेकिन वो इतना टूटा हुआ है कि यदि जिले में सबसे ज़्यादा टूटे हुए रोड की अगर कोई गिनती हो तो नंबर 1 रोड आएगा, सबसे घटिया निर्माण में। उस पर कभी हम लोगों से बात करते हैं कि कब बना, तो वो कहते हैं पता ही नहीं कब रोड बना था, इसका कोई आइडिया भी नहीं सरकार ने कब रोड बनाया था। कई बार हमने मांग की, वो रोड जब जो विद्यार्थी सुबह चलते हैं, ट्री वाले चलते हैं, तांगे वाले चलते हैं या साइकिल वाले चलते हैं तो दुर्घटना होती है, निकलना दूभर हो गया है। उसको लेकर हमने अनशन किया था। हमारे भाई निरंजन लाल फौजी जी जिलाध्यक्ष हैं सैनिक प्रकोष्ठ के, इनके माध्यम से समस्त कार्यकर्ताओं ने अनशन किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि यहाँ पर आवश्यकता है सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्माण नहीं किया है। जिस समय हमारा आंदोलन चल रहा था उस समय जरूर एक अफवाह उठाई गई कि बहुत शीघ्र निर्माण हो जाएगा, लेकिन हमको पता था कि उसका कोई निर्माण नहीं हो, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं है, जनता से वसूली सरकार की प्राथमिकता है। हमने उस समय कहा था कि 6 महीने के अंदर सड़क नहीं बनती है, तो अब उस दिन हम अनशन पर बैठे थे। अब की बार जब 6 महीने पूरे होंगे तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जनता के घर तक जाएंगे। जनता इस भ्रम में है कि सरकार उसकी सेवा के लिए आई है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार सेवा के लिए नहीं आई, ये वसूली में उतरी हुई सरकार है और उस रोड पर कोई काम नहीं करने वाला। गनियावली के रोड, छोटे छोटे बच्चे जो शहर से लगे हुए गाँव हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बनी है। एक बार पुनः सदन की बैठक होने वाली है 17 फरवरी को, उसमें उसका मुद्दा भी हम उठाएंगे। तो यह आपने रोड का ये बताया मुद्दा कि आपने जब रखा प्रशासन के सामने तो उन्होंने पैसे नहीं आए, ये तो एक तरह का बहाना हम कहेंगे, लेकिन हमने अभी गौशाला का भी, अपनी गाजीपुर में जो गौशाला है उसका अधूरा निर्माण देखा, उसका क्या कारण आपकी नजरों में, या आपको क्या लगता है क्यों है उसका जो है अधूरा निर्माण? जिस गौशाला की बात करूं उसका नाम है कान्हा गौशाला अतरौली जी, और वो इसी रोड पर जहां पर रोड घटिया रोड पड़ा है, जहां रोड की व्यवस्था नहीं कर रहा, गौशाला भी अधूरी पड़ी है। उस गौशाला के निर्माण के लिए हमने उसका पता किया, मेरे क्षेत्र में आता है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपने वार्ड की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, जितना कर पा रहा हूँ। मैं सड़कें भी बनवा रहा हूँ जिला पंचायत दर्जी के माध्यम से, नाले भी बन रहे हैं, लेकिन और जो विकास जो बड़े स्तर से होने हैं उनमें एक कान्हा गौशाला है, गाजीपुर के बड़े मार्ग हैं, गनियावली के बड़े मार्ग और भी क्षेत्र में है। उस गौशाला के लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जो छुट्टा गौवंश है उसके लिए गौशाला आश्रित होगी और उनकी समुचित व्यवस्था होगी। उसमें से काम प्रारंभ हुआ, लेकिन आज तक काम खत्म नहीं हुआ। 3 साल से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। हम लगातार उसकी मांग उठाते रहे हैं कि हमारे वार्ड में उसमें चोर इकट्ठे हो जाते हैं और रात को रोड होल्ड करके लूट लेते हैं, ये भी उससे समस्या बनी हुई है। सरकार से मेरी मांग है कि किसान परेशान है आवारा गौवंश से, अपना धन संग्रह करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, लेकिन उस गौशाला के न निर्माण होने से गौवंश से किसानों को परेशानी हो रही है। उस गौशाला का निर्माण पूरा कराया जाए जिससे कि वहां पर गौशालाएं पूरी हो। यदि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है, निरस्त हो गया है, तो उसमें जो पैसा लगा है और या जो घोटाले की भेंट चढ़ गया है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस पैसे की सरकार वसूली करे, क्योंकि धन सरकार का पैसा है, जनता की मेहनत की कमाई का टैक्स रूप में सरकार लेती है, उसका भी निर्माण पूरा कराया जाए। तो जैसा कि सर जिला पंचायत सदस्य जितने भी हैं हमने ये संज्ञान में लिया है, हमारे सूत्रों के साथ में पता चला है और ये हमारी नॉलेज है कि आपकी जो गिनती है वो बहुत ही तेज सदस्यों में होती है, इसलिए हमने आप ही के वार्ड का जो है सर्वे किया, जिसमें पता चला नौरथा गांव में जो काशीराम आवास बने हुए हैं उनकी कितनी अच्छी हालत है वो हम देख चुके हैं। और अभी हम सर्वे करके आए तो हमने देखा कि वहाँ के जो दरवाजे हैं, जंगल है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं। उसका क्या कारण है आपके राय के अनुसार? देखिए, जब बसपा सरकार होती थी तो मानव काशीराम जी चूंकि देश की महान हस्ती है, उनको समर्पित मानव काशीराम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाए गए। और जब आवास बनाए गए तो निश्चित रूप से गरीबों को एक उम्मीद जगी कि जिनके घर रहने के लिए घर नहीं थे तो उनको छत मिलेगी और रहने की व्यवस्था होगी। उन आवासों में सरकार ने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया, सारी बिल्डिंग तैयार की, चौखट, जंगले, बिजली, सब व्यवस्था उसके अंदर अपडेट की। लेकिन उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो समाजवादी पार्टी सरकार ने केवल मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने इसलिए उन आवासों का अलॉट नहीं किया, आवंटन नहीं किया कि कहीं उसका क्रेज बसपा सरकार को न चला जाए। जब समाजवादी सरकार गई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने भी यही कहीं ऐसा न हो जाए कि लोग बीएसपी को, सरकार को याद करें और गरीब उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। अभी तक उन आवासों का आवंटन नहीं हुआ। मेरे जो वार्ड के गांव हैं, चाहे वो नॉर्थ है, चाहे उत्तमगढ़ी है, पहाड़गढ़ी है, बिंदेर है, चाऊपुर है, इन गांवों में बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है। बरसात में उनके घर गिर जाते हैं, उनमें दब जाते हैं लोग। तो
सरकार ने उसके बाद नया प्रोजेक्ट लगा दिया कि शहरों में गरीबों के लिए आवास बनेंगे। तो शहरों में तो बहुत बेइंतहा आवास बन चुके हैं, वो सभी अपने आवासों में रह रहे हैं। लेकिन मेरी अब सरकार से मांग है कि उसमें जो एक क्राइम अड्डा बना हुआ है, कांसीराम आवास जो बने हुए उसमें क्राइम होता है, उनके चौखट, जंगले, बिजली, इलेक्ट्रिक सब तोड़ के ले गए चोर। अब मेरी सरकार से पुनः करबद्ध योजना निवेदन ये है कि जो मेरे वार्ड के गरीब लोग हैं जिनके पास रहने को छत नहीं है, उनको उन आवासों का आवंटन किया जाए, जिससे रह सके और उस सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सके। ये बदले की भावना से काम करना कतई ठीक नहीं है। चाहे बसपा ने लगाया तो सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था, समाजवादी सरकार ने लगाया तो जनता का पैसा था। यदि भारतीय जनता पार्टी भी पैसा लगा रही है, मैं अपने वार्ड में विकास कार्य की ओर खींच रहा हूं, तो सब जनता का पैसा है, जनता की सेवा में लगना चाहिए। प्रतिरोध विरोध किसी का करिए, लेकिन जनता की सेवा प्रथम होनी चाहिए। यह मेरा सरकार से आग्रह है और मैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए जिला पंचायत सदस्य बना हूं, सेवा करने के लिए जिला पंचायत जनता ने मुझे चुना है। जिले में सर्वाधिक मत मुझे दिए तो इसलिए नहीं दिए थे कि अपनी जुबान बंद करके बैठ जाऊं। मैं जब तक जनता के द्वारा चुना हुआ 5 वर्ष भेजा हूं, 5 वर्ष आवाज बहुत तेज से उठाऊंगा। मेरे वार्ड की एक एक ईंट सरकार की है और उसकी पूर्ण सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं इस पर पालन करने की कोशिश करूंगा। इन आवासों की बात हो, चाहे गनियावली रोड की बात हो, चाहे बरला मार्ग की बात हो, मेरे वार्ड में अगर कहीं कोई काम होगा, गलत काम नहीं होने दूंगा। सरकार का कितना भी विरोध करना पड़े, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, जनता की सेवा करने प्रतिबद्ध हूं और करता रहूंगा। तो सर हम एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसा कि अब जो 17 फरवरी को बैठक होने वाली है उसमें आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जैसा कि अब तक की इतने जो घटिया काम हुआ है सड़कों को लेकर या और भी मुद्दे हैं उनको लेकर, आपने इतने अनशन किए, आपने इतनी कार्रवाई की कि उन सड़कों को पुनः स्थापित किया जाए, अच्छे से उनकी किया जाए, उनको जैसा होना चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए समाज में सड़कों को लेकर। उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद की आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी छोटा सा जनप्रतिनिधि उन्हीं के बीच में से आता हूं। चाहे जिले के माननीय सांसद जी हों, माननीय सभी 7 विधायक हों, मेरे अतरौली के स्थानीय विधायक माननीय संदीप सिंह जी हों, मेरा सिर्फ अब तक या मैं ही चाहता हूं कि जनता की सेवा होनी चाहिए। चाहे गांव के प्रधान के माध्यम से हो, जिला पंचायत के माध्यम से हो, विधायक के द्वारा हो अथवा सांसद और प्रधानमंत्री के द्वारा हो। यदि मेरे वार्ड में, चूंकि मैं वार्ड की बात कर रहा हूं, जिस वार्ड से चुन के आया हूं, उस जनता की बात रखना, उसकी पीड़ा को उच्च स्तर तक पहुंचाना मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है बल्कि बाकी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट से बनने जो सड़कें बन रही हैं, एक बार मेरा आपसे भी आग्रह निवेदन है कि माननीय सांसद जी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री PMGSY की सड़कें बनती है, एक बार उनसे भी पूछिए कि सड़कें आपके सानिध्य में बन रही हैं तो घटिया क्यों बन रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कालाबाजारी में वो भी तो शामिल नहीं है, इन आवासों के आवंटन में कहीं वो भी तो शामिल नहीं है जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। मैं इसका विरोध कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा कोई सहयोग उनमें नहीं है, लेकिन जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जो स्वीकृति दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी स्वीकृति है वो भी इन घटिया कामों में शामिल हैं। अगर वो शामिल हैं तो मैं उनका कड़ा विरोध करता हूं। यदि वो सहयोग करते हैं, मैं बता रहा हूं उनके पास समय नहीं है, तो अतरौली के अंदर वार्ड नंबर 8 के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं उनके अंदर 40% तक घोटालों के लिए पैसा जाता है। चाहे ब्लॉक से लेके किसी विभाग के देख लीजिए, 40% पैसा सरकार अपने माध्यम से उगाती है। ये उगाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और विधायक जी, सांसद जी और अलीगढ़ के बाकी नेता और प्रतिनिधि सब इस पर संज्ञान लें। जनता का पैसा सरकारी कर्मचारी लूटने में लगे हैं और जुबान पर ताला है, लेकिन सामने सड़क बनी है उसको भी लूटा है। ये लूट का खेल चल रहा है। इस लूट के खेल की पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार हुई है। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, कार्यकर्ता, नेता नहीं समझता अपने को, बेटा समझता है जनता का। आम आदमी पार्टी का नेता जनता की कोख से निकल के आ रहा है और जनता की आवाज उठाने तैयार हो रहा है। हम आम आदमी पार्टी के साथ ये सब चीजें पोल खोलेंगे और जिले के सभी सदस्यों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा सहयोग करें। अगर उनको नहीं मालूम तो हम बताएंगे घोटाला कहां पर है। जैसा कि सर अभी तक आपने जितने भी मुद्दों पर हमें जानकारी दी, बताया, जनता उन सब मुद्दों से अभी तक शायद उनको नहीं है जानकारी, उनको नहीं पता है कि किस तरह के घोटाले होते हैं, किस तरह होते हैं। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, जनता को मेरा क्या संदेश है, मैं तो जनता का संदेश वाहक स्वयं हूँ। मैं जनता का संदेश आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूँ, सरकार के नुमाइंदों को देना चाहता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, जनता की आवश्यकता क्या है। घोटालों के रूप में जो सरकार का पैसा जा रहा है वो जनता के काम का नहीं है और बड़े बड़े धन्ना सेठों की जेब में उसका पैसा जाता है। ये जनता का संदेश है, सरकार के पास जाना चाहिए। सड़कें नहीं बन रही है, बिजली नहीं है, स्कूलों में शिक्षक है तो पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है।
बेरोजगारी इतनी है कि युवा हाथ में किताब जरूर थामे है, लेकिन वो देख रहा है कि कहां पकौड़े तलने वाला खुशहाल है या मैं पढ़ाई करूं कि ना करूं। ये सरकार के जनता के मुद्दे हैं, सरकार के पास जाने चाहिए। सरकार का जो संदेश है वो बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन जनता का संदेश सरकार नहीं सुनना चाहती है। सरकार ने बीच में जैसे ही कोई चुनाव की मौसम आता है, चुनावी दौर आता है, तो अपने मुद्दे बदल देती है। चाहे कोई मुद्दा हो, अभी 2024 का चुनाव की आहट हुई नहीं कि उससे पहले एक रामचरितमानस को बीच में ला दिया। देश चलाने के लिए रामचरित और गीता कुरान की आवश्यकता नहीं, देश चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। उसी संविधान से देश चल सकता है। लेकिन चुनाव जैसे ही आता है, एक धर्म की तान घंटा बजाया जाता है, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का मिला हुआ काम है। ये कोई एक पार्टी गेम नहीं है, ये दोनों का एक मिला जुला कि आप ये कहेंगे तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे तो आप ये कहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न कोई विचारक हैं, न कोई साधु हैं, न कोई सुधारक हैं, शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं। इसलिए उनसे कहना चाहता हूं कि वो आम जनमानस की बात रखते तो हमको भी फक्र होता है ऐसे व्यक्ति पर जो पिछड़ी जाति से शेड्यूल कास्ट से आता है। लेकिन उन्होंने रामचरितमानस पे बोला है, ऐसे रामचरितमानस जिसका कोई भी प्रयोग नहीं है, हमारी आस्था का विषय है, हमारे धर्म का विषय है। हमको रामचरितमानस अच्छी लगती है, हम रामचरितमानस पढ़ें, हमको गीता अच्छी लगती है, हम गीता पढ़ें, जिसको कुरान अच्छा लगता है कुरान पढ़े। लेकिन देश की बात सब करें, संविधान सब पढ़ें, संविधान से देश चलेगा। ये आम जनमानस की बात छोड़कर रामचरितमानस की बात में देश को उलझाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी दुकानों को चलाना चाहते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि हिंदू मुस्लिम बीच में खाई पड़ जाए और हमारी सत्ता पुनः स्थापित हो जाए, और वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की खाई खड़ी हो जाए और मुस्लिम के जो मूलभूत मुद्दे हैं, हिंदुओं के मूलभूत मुद्दे हैं, ये ना हिंदू के मुद्दे हैं ना मुसलमानों के मुद्दे हैं, ये देश के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। रामचरितमानस हमारी आस्था विषय, हम इसको पढ़ें, जिसको लगता है पढ़े, ना अच्छा ना पढ़े, लेकिन देश की जनता पर थोपे न जाए। मेरी एक ही आग्रह है कि जनता इन मुद्दों पर वोट न करे, जनता अपने ही मुद्दों पर वोट करे। सरकार के मुद्दों पर वोट करने की आवश्यकता जनता को नहीं है। सरकार की आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन जनता की आवश्यकता सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, सब चीजें जनता की आवश्यकता है। जो इसकी व्यवस्था करे वही काम, उसी के आधार जनता वोट डाले। और इस काम को करने के लिए देश की सबसे शुद्ध और विशुद्ध रूप से सबसे योग्य प्रतिनिधि माननीय अरविंद भाई केजरीवाल जी हैं, और सबसे संघर्षशील व्यक्ति अगर देश के अंदर कोई है तो माननीय संजय सिंह जी प्रदेश के प्रभारी हैं। उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सबको शिक्षा, चिकित्सा, विद्यालय देने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इन्हीं मुद्दों पर जनता वोट करे, गलत मुद्दों पर जनता वोट न करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा, ये एक बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट बन चुका है कि लोगों के पास वोट मांगने के लिए मुद्दे नहीं रहते पार्टियों के पास, तो वो धर्म को इन्वॉल्व कर देते हैं। कुछ समय पहले जो है एक मूवी आई थी पठान, उसमें भी उन्होंने धर्म को इन्वॉल्व कर दिया कि मुसलमान है और हिंदू है। इस तरह से जनता भड़की, जनता ने विरोध भी किए, लेकिन अब समय आ चुका, अब रामचरितमानस को इन्वॉल्व कर दिया है। ये एक पब्लिसिटी स्टंट बन चुका है, क्योंकि शायद ही वोट मांगने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे जो हैं मुद्दे खत्म हो चुके हैं सरकार के पास, तो वो अब धर्म को इन्वॉल्व करके जनता के सामने जाना चाह रही है वोट की मांग के लिए। तो और जैसा कि सर ने बताया कि जो अब तक के जितने भी इसमें काम हुए हैं, जितने भी जो सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे सड़क को ले लो, चाहे आवास के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, 40% का घोटाला तो संभव है ही है। और उन्होंने बता चुके हैं कि घोटाले होते हैं, और ये हमारे सामने साफ नज़र है, साफ हम देख चुके हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट है, अगर एक सही लेवल का पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी उस स्थिति का, उसका निर्माण नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि घोटाले तो संभव है ही हैं। और भी हम आपको आगे की इसमें अपडेट देंगे, और भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आज का सच रिया के साथ। धन्यवाद।